हेलो हेलो। चलो अभी देखो, लिखो, हेडिंग डालो, लिखो पीरियोडिक मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन रेफरेंस फ्रेम। पीरियोडिक मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन रेफरेंस फ्रेम। पीरियोडिक मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन रेफरेंस फ्रेम। इन रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। पीरियोडिक मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन रेफरेंस फ्रेम। चलो अभी देखो, देखो जो फॉर्मूला था वो आया था एल अपॉन, अब उसको जी इफेक्टिव कर लो, जी इफेक्टिव कर लो, जी इफेक्टिव रेफरेंस फ्रेम में जी इफेक्टिव हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? जहां से हम उसको देख रहे हैं। रेफरेंस पोजीशन मतलब जहां से हम उसको देख रहे हैं। अब दूसरी रेफरेंस पोजीशन में टाइम पीरियड देखेंगे जहां से हम उसे देख रहे हैं। ये कहां से किस किस के बीच का डिस्टेंस था? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड सेंटर ऑफ मास, एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉब। सेंटर ऑफ मास, इधर आ जाओ सुवेदना के साथ। सेंटर ऑफ मास, आप आगे आ जाओ, इनके साथ आ जाओ, आप इधर हो जाओ, उधर हो जाओ, आप इससे पिछले बेंच पे चले जाओ आप। हाँ इनके साथ आ जाओ। देखो देखो बोर्ड पर देखो, तो जो एल है भाई, बस देखो देखो, जो एल है वो है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन और सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस, और ये हो गया इफेक्टिव एक्सेलरेशन। बोलो इफेक्टिव एक्सेलरेशन। अरे बोल यार, बोलो बोलो, इफेक्टिव एक्सेलरेशन, इफेक्टिव एक्सेलरेशन। तो मैंने आपसे हेडिंग ये डलवाई है कि भाई साहब, कि अगर हम दूसरे फ्रेम में चले जाएं, बोलो दूसरे फ्रेम में, बोलो दूसरे फ्रेम में, तो फिर आपको जी एक्सेलरेशन नहीं लेनी, फिर आपको जी एक्सेलरेशन, फिर आपको नेट एक्सेलरेशन लेनी है, मतलब इफेक्टिव एक्सेलरेशन। इसको नेट एक्सेलरेशन भी बोल देते हैं। अगर आप दूसरे फ्रेम में चले गए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप दूसरे फ्रेम में चले गए तो दूसरे फ्रेम में जाने के बाद आपको जी इफेक्टिव एक्सेलरेशन लेनी है, मतलब जी नेट एक्सेलरेशन लेनी है। अरे बोल यार। और अब हमें बार बार डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, डेरिवेशन हम कर चुके हैं, बस अब हमने एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बना दिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट है। देखो स्टार्ट करते हैं, लिखो इफ रेफरेंस सिस्टम इज लिफ्ट, हेडिंग डालो, लिखो इफ रेफरेंस सिस्टम इज लिफ्ट, रेफरेंस सिस्टम इज लिफ्ट। जीवन में अगर जल्दी नहीं आओगे तो कैसे काम चलेगा? टाइम पे आना सीखना पड़ेगा ना सबसे पहले। उधर हो जाओ। मैं पूरे 9 बजे पहुंचता हूं हमेशा क्लास में, कभी कभी, और अगर लेट भी होता हूं तो नीचे पेरेंट्स की वजह से लेट होता हूं मैं। नीचे मुझसे बात करने लग जाते हैं पेरेंट्स, आप लोग टाइम पे नहीं आ रहे। 8:50 की टाइम की हुई, आपको पता है 8:50 की टाइम है? डिसिप्लिन में रहो ना यार थोड़ा सा। देखो इफ रेफरेंस सिस्टम इज लिफ्ट, इफ रेफरेंस सिस्टम इज लिफ्ट, चलो भाई देखो स्टार्ट करते हैं। शूडो फोर्स से समझाऊंगा सारे के सारे केस। केस नंबर 1 बनाओ, लिखो केस नंबर 1। मान लीजिए भाई लिफ्ट है,
लिफ्ट के अंदर सिंपल पेंडुलम है, एल लेंथ है और लिफ्ट ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से, लिफ्ट ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से। मान लीजिए लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर एक पेंडुलम है, पेंडुलम की लेंथ एल है और लिफ्ट ऊपर जा रही है ए एक्सेलरेशन से। मैं सारे आपको शूडो फोर्स से ही करवाऊंगा, ठीक है। चलो बताओ जल्दी से बताओ, लिफ्ट इनर्शियल फ्रेम या नॉन इनर्शियल फ्रेम? लिफ्ट के पास एक्सेलरेशन है तो नॉन इनर्शियल। अरे बोल यार, नॉन इनर्शियल। अरे बोल यार। और नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर कोई खड़ा हो जाए तो इस पर यही एक्सेलरेशन कहां दिखा देगा? नीचे। अच्छा जी कहां था? नीचे। तो अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करें तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में वही एक्सेलरेशन बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में दिखा दो उस ऑब्जेक्ट पे, कहां पर? नीचे। तो बताओ नेट एक्सेलरेशन कितनी होगी? नेट एक्सेलरेशन होगी यहां जी प्लस ए, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहां जो टाइम पीरियड होगा वो हो जाएगा 2 पाई रूट एल अपॉन में जी प्लस ए। यहां जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पाई रूट एल अपॉन जी प्लस ए, रूट एल अपॉन में जी प्लस ए। जल्दी से बताओ टाइम पीरियड बढ़ा घटा? बढ़ा घटा? बढ़ा घटा? पक्का ना? टाइम पीरियड घट गया ना? टाइम पीरियड घट गया क्योंकि जी इफेक्टिव बढ़ गया। बोल यार, जी इफेक्टिव बढ़ गया तो टाइम पीरियड घट गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, टाइम पीरियड घट गया, जी इफेक्टिव बढ़ गया, जी इफेक्टिव बढ़ गया यहां पर, तो टाइम पीरियड घट गया। बस तुम्हें अब एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम की बात करेंगे ना, ट्रिक सिखा रहा हूं, ट्रिक। नॉन इनर्शियल फ्रेम की जो एक्सेलरेशन है उसके अंदर वाली बॉडी पर कहां दिखा दोगे? बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन। ये कंसेप्ट है। बोल यार, कंसेप्ट पे फोकस करो। मैंने कहा नॉन इनर्शियल फ्रेम की जो एक्सेलरेशन होगी वो उसके अंदर रखी हुई बॉडी पर कहां दिखा दोगे? अपोजिट डायरेक्शन। और नेट एक्सेलरेशन निकाल लो, तो यहां टाइम पीरियड घट गया, ठीक है। केस नंबर 2, मान लीजिए लिफ्ट नीचे जा रही है ए एक्सेलरेशन से। अगर लिफ्ट नीचे जाएगी ए एक्सेलरेशन से, अगर लिफ्ट नीचे जाएगी एक्सेलरेशन से, अगर लिफ्ट नीचे जाएगी एक्सेलरेशन से, तो इस पर ए कहां दिखा दोगे? अरे बोल यार, इस पर ए कहां दिखाओगे? ऊपर। अच्छा जी कहां? नीचे। तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगी? जी माइनस ए। नेट एक्सेलरेशन जी माइनस ए होगी। तो अब टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई रूट एल अपॉन में जी माइनस ए, 2 पाई रूट एल अपॉन में जी माइनस ए। अब ये टाइम पीरियड हो जाएगा। घट गया बढ़ गया? जी इफेक्टिव घट गया तो टाइम पीरियड बढ़ गया, तो टाइम पीरियड बढ़ गया। जी इफेक्टिव घट गया तो टाइम पीरियड बढ़ गया। ऐसे पूछेंगे आपसे कि लिफ्ट नीचे जा रही है तो टाइम पीरियड इंक्रीज और डिक्रीज? टाइम पीरियड इंक्रीज। अरे बोल यार, टाइम पीरियड इंक्रीज। बहुत बढ़िया। केस नंबर 3, केस नंबर 3, मान लीजिए लिफ्ट फ्री फॉल करती है। केस नंबर 3, मान लीजिए लिफ्ट फ्री फॉल करती है। केस नंबर 3, मान लीजिए लिफ्ट क्या करती है? फ्री फॉल। लिफ्ट फ्री फॉल करती है। फ्री फॉल करने का मतलब कितनी एक्सेलरेशन से? तो बताओगे जी इफेक्टिव कितना हो गया? जी इफेक्टिव 0 हो जाएगा। और अगर जी इफेक्टिव 0 आ गया तो टाइम पीरियड कितना आ गया? इन्फिनिटी। एल अपॉन 0 इन्फिनिटी आ गया, टाइम पीरियड इन्फिनिटी आ गया। और इन्फिनिटी टाइम पीरियड आने का मतलब है पेंडुलम ऑसिलेट नहीं करेगा।
लिख लीजिए, इन्फिनिटी टाइम पीरियड आने का मतलब है पेंडुलम ऑसिलेट नहीं करेगा, पेंडुलम नॉट ऑसिलेट, पेंडुलम नॉट ऑसिलेट, यहां पर पेंडुलम ऑसिलेट नहीं करेगा। यहां पर पेंडुलम ऑसिलेट नहीं करेगा। यहां पर पेंडुलम ऑसिलेट नहीं करेगा, यहां पर पेंडुलम नहीं ऑसिलेट करेगा। तो रेफरेंस सिस्टम हम यहां पर लिफ्ट मान के चल रहे हैं, तो यहां पेंडुलम ऑसिलेट नहीं करेगा, पेंडुलम विल नॉट ऑसिलेट, पेंडुलम ऑसिलेट नहीं करेगा। इसके बाद देखो आगे, केस 4, मान लीजिए लिफ्ट कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जा रही है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांस्टेंट स्पीड से अगर लिफ्ट ऊपर जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई रूट एल अपॉन में जी। अगर कांस्टेंट स्पीड से लिफ्ट ऊपर जाएगी तो कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जाएगी तो टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टाइम पीरियड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर लिफ्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर, सॉरी कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जाएगी। तो रेफरेंस फ्रेम अब हम अलग ले रहे हैं, पहले तो रेफरेंस फ्रेम ग्राउंड था, अब जैसे लिफ्ट ले लिया, रेफरेंस पोजीशन इज लिफ्ट, तो फिर जी इफेक्टिव की बात आएगी। कांस्टेंट स्पीड से ऊपर जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिखिए, हेडिंग डालो, लिखो इफ ट्रक एक्सेलरेट फॉरवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, या ए यहां मान लेंगे, तो मान लीजिए एक ट्रक है, ट्रक ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, ट्रक ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, ठीक है भाई। तो बताओ कितनी एक्सेलरेशन होगी इस पर, पेंडुलम पर? एक तो ए पीछे की तरफ मान ले, बस शूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगा दो यहां पर, जो एक्सेलरेशन है ना इसके पास वो इसी के अंदर पीछे की तरफ दिखा दो, और जी कहां पर? कोई बताएगा इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? तो देखो मैं जी नेट लिख रहा हूं, जी नेट कैसे लिखूंगा? ए का होल स्क्वायर प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू जी कोस 90, और कोस 90 कितना होता है? 0, कोस 90 0 होता है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दो, कोस 90 0 आ गया, तो यहां से आ गया रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो क्या लिखते हैं टाइम पीरियड बताओ? तो 2 पाई रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव या जी नेट, तो 2 पाई रूट एल अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। टू पाई रूट एल अपॉन में रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अगर कोई ट्रक एक्सेलरेट करता है, अगर कोई ट्रक एक्सेलरेट करता है तो 2 पाई रूट एल अपॉन में रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ट्रक एक्सेलरेट करता है तो। चले आगे, देखो नेक्स्ट लिखो, हेडिंग डालो, लिखो अब सर्कुलर ट्रैक की बात करेंगे, सर्कुलर ट्रैक की बात करेंगे। हेडिंग डाल लो, लिख लो इसको पूरे को। जब कोई गाड़ी सर्कुलर टर्न लेगी, जब कोई गाड़ी सर्कुलर टर्न लेगी
अब उसकी बात करेंगे। जब कोई गाड़ी सर्कुलर टर्न लेगी, जब कोई गाड़ी सर्कुलर टर्न लेगी तो वहां पर टाइम पीरियड क्या होगा? तो सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ एल मास एम इज सस्पेंडेड इन अ कार, द कार इज मूविंग सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर विद यूनिफॉर्म स्पीड v। देखो कार मान लेते हैं, इसमें पेंडुलम है, रेडियस r, वेलोसिटी v, पेंडुलम की लेंथ l है, मास m सस्पेंड है। चलो बताओ, जब कोई सर्कुलर टर्न लेता है तो कौन से एक्सेलरेशन की वजह से होता है? सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल। जल्दी बताओ, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? नॉन। इस गाड़ी के पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। क्या होगा? सेंट्रीपिटल। और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो इसके अंदर रखी हुई बॉडी पर वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहां दिखा देंगे? बाहर। सेंट्रीपिटल सेंटर की तरफ होता है, वही बाहर शूट हो नहीं अरे बोले मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात समझ आ रही है? फिर से बोलो, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल। इसके अंदर रखी हुई बॉडी पर वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बाहर दिखा दूं? v स्क्वायर बाय आर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन शूडो फोर्स की तरह बाहर दिखा दो, v स्क्वायर बाय आर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होती है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में तो इस पे बाहर दिखा दो। g कहां पर होगा? नीचे। ये शूडो एक्सेलरेशन होगी ना, कितना एंगल हो गया? 90, 90 डिग्री हो गया। तो 90 पर जी नेट क्या हो जाएगा? रूट जी का होल स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर, v स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर। अगर आप देखोगे ना जेई मेंस 2021, जेई मेंस 2021 का पेपर बहुत इजी, मतलब अगर आपको फॉर्मूले याद है ना तो आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। जेई मेंस 2021, मैंने जेई मेंस 2021 और 20 में बस यही देखा, 20 और 19 में थोड़ा टफ था पेपर, और 20 में भी सारे पेपर टफ नहीं थे, कुछ पेपर टफ थे। अब 2021 की बात करें ना तो ट्रेंड थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया, पेपर को इजी बनाया। इसलिए हम देख रहे थे कि एनआईटी जो बच्चों को मिल रही है वो 230 नंबर पे जाके मिल रही है, 300 में से 225 नंबर पर, 300 में से कट ऑफ ऊपर चली गई पेपर इजी होते ही। ये तो डेफिनेटली पक्की बात है, पेपर थोड़ा सा इजी हुआ, कट ऑफ ऊपर जानी है। तो भाई तो यहां टाइम पीरियड क्या लिख देंगे? 2 पाई रूट एल अपॉन में रूट जी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर। ये टाइम पीरियड आ गया। टू पाई रूट एल अपॉन में रूट जी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, रूट जी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाय आर का होल स्क्वायर। चलो भी देखो क्वेश्चन, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, कर दोगे आप। 93 वाला क्वेश्चन चल पड़ा, कर दोगे। पढ़ो आराम से, पढ़ो इसको शांति से।
क्या बोला हुआ इसमें कि सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग ऑफ अ लिफ्ट व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट इट्स टाइम पीरियड इज टी। जब लिफ्ट रेस्ट में हो तो उसका टाइम पीरियड कितना है टी। विद व्हाट एक्सेलरेशन शुड द लिफ्ट बी एक्सेलरेटेड अपवर्ड इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट्स टाइम पीरियड टी बाई 2। बताइए कितनी एक्सेलरेशन से लिफ्ट को ऊपर जाना ताकि उसका टाइम पीरियड कितना हो जाए टी बाई। अरे बोल यार, हो जाएगा। इसी तरह के तो क्वेश्चन आते हैं, वो तो मैंने स्टैंडर्ड रिजल्ट बता दिया। हो जाएगा, कर दो ना जल्दी। इतनी मेहनत से ढूंढा था मैंने इस पे क्वेश्चन, ये मिल नहीं रहा था इस पे क्वेश्चन लिफ्ट पे। हो गया। जब लिफ्ट रेस्ट में होगी, लिफ्ट रेस्ट में होगी तो टाइम पीरियड क्या होगा 2 पाई रूट एल बाय जी। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब बताइए लिफ्ट कहां जा रही है, ऊपर जा रही है नीचे? कहां भेज रहे हो? ऊपर भेज रहे हो। कितने एक्सेलरेशन से वो ऊपर? मान लीजिए ए एक्सेलरेशन से जा रही है, तो अब टाइम पीरियड कितना चाहिए टी बाय 2 पाई रूट एल अपॉन में जी प्लस ए। जी प्लस ए है जी माइनस ए? ऊपर जा रही है तो जी प्लस ए। शूडो कहां दिखा दोगे? नीचे। ये कौन सी इक्वेशन होगी? सेकंड। डिवाइड कर दें, ए निकालो क्या आएगा? 1 को 2 से डिवाइड करो तो t अपॉन में t बाई 2 पाई रूट एल अपॉन जी 2 पाई ए प्लस जी अपॉन एल। 1 को 2 से डिवाइड करो, ये गया, ये गया, ये भी गया। ए प्लस जी अपॉन में जी स्क्वेयरिंग बोथ साइड 4 ए प्लस जी अपॉन में जी 4g इज इक्वल टू ए प्लस जी 3g। ए इज इक्वल टू 3g। ए इज इक्वल टू 3g। भाई ये ना डिवाइड वगैरह खुद करके देखा करो यार, ये भी तुम बोर्ड पे से देखते हो, ये भी तुम बोर्ड पे से देखते हो। इक्वेशन बना दी, बात खत्म। अब कैलकुलेशन तो खुद सीखो ना यार। कहीं से भी ये बोरिंग नहीं चलता, फिजिक्स कहीं से भी बोरिंग नहीं चल रहा। हर जगह आपको खुद करके देखना होता है थोड़ा थोड़ा। a इज इक्वल टू 3g। चलो बताओ, समझ आया? याद कर लो, ऊपर जा रही है तो g प्लस नीचे जा रही है तो g माइनस, ऊपर जा रही है तो g प्लस नीचे जा रही है g माइनस। अरे बोल यार, फिर से बोलो, ऊपर जा रही है g प्लस नीचे जा रही है g माइनस। पक्का? घटेगा बढ़ेगा ये भी बता दोगे? घटेगा बढ़ेगा बता दोगे? रेफरेंस सिस्टम चेंज होते ही, रेफरेंस सिस्टम चेंज, शूडो फोर्स पीछे दिखा दोगे, शूडो एक्सेलरेशन पीछे दिखा दोगे, और वो शूडो एक्सेलरेशन दिखाने के बाद एंगल देख लो। बोल यार, ये तो आपकी किस्मत अच्छी है, कहीं पर एंगल 0 बन रहा है, 180 बन रहा है, 90 बन रहा है, ऐसा कोई जरूरी 30 डिग्री भी तो बन सकता है। 30 डिग्री बन गया तो फॉर्मूला लगाओगे रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 cos 30। बोल यार, बोल यार, रट रहे हैं, सीख रहे हैं? पक्का? भारत माता की, भारतवर्ष की। मैंने कहा अगर एंगल 30 डिग्री बन गया कर लोगे ना? वो जी इफेक्टिव सोल्व कैसे करना समझ आया ना? थोड़ा ना मैं वहां क्लियर लिख ही देता हूं भाई। यहीं पर जैसे जी नेट निकालना है, मान लीजिए जी ऐसे है,
और ए ऐसे ऐसे, जैसे मान लीजिए इनके बीच में एंगल थीटा है, तो जी नेट हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2 AG कोस थीटा। जी नेट बोलो या जी इफेक्टिव बोलो, जी नेट बोलो या जी इफेक्टिव बोलो, क्योंकि अभी कुछ कॉम्पिटिटिव के सवाल ऐसे भी होंगे जिसमें एंगल कुछ और बनेगा। रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2 AG कोस थीटा। बस 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 बस, क्या कह रहा है उसको तू? रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2 AG कोस थीटा। लिख लिया? चलो देखो, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन कर दोगे तुम पक्का जल्दी से? इजी क्वेश्चन है। Time period of simple pendulum in a car is at rest t naught. Now car is accelerate with acceleration a, and new time period is t naught by 2. Then a is equal to, a बताइए किसके इक्वल होगा? हाँ जी, जी इफेक्टिव कितना आया था जब कार एक्सेलरेट कर रही थी? रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये था। टाइम पीरियड टी नोट है जब कार किस में है? रेस्ट में। फर्स्ट इक्वेशन। बाद में टाइम पीरियड कितना चाहिए? टी नोट बाय रूट 2 पाई रूट एल अपॉन में रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इनको डिवाइड करो। अब ये भी नहीं आएगा ना अगर डिवाइड वगैरह करना, फिर क्या करोगे वहां पर? वैल्यूज तो नहीं आएंगी। मैं टी नोट बाई रूट 2 ले रहा हूं, वो टी नोट बाई रूट 3 ले लेंगे। क्या बता, हो गया? ऑप्शन बी आ गया। इसको डिवाइड करो। टी नोट बाई टी नोट अपॉन टी नोट बाई रूट 2, सब कुछ कट जाएगा कचरा। ऊपर बचेगा रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और नीचे बचेगा जी। कुछ ऐसे होगा डिवाइड करने पे। स्क्वेयरिंग बोथ साइड 2 रूट जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन जी। फिर स्क्वेयरिंग बोथ साइड 4g स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए आ गया रूट 3g, ए रूट 3g आ जाएगा। डिवाइड वगैरह करोगे, स्क्वेयरिंग करोगे, इधर उधर ले जाके जाओगे। कोई ऐसा गधा तो नहीं बैठा ना कि जो यहां पे गधड़ा बैठा हो, कोई भैंसा सा, कोई काली भैंस बैठा हो जिसको ये भी नहीं पता हो कि ऊपर नीचे कैसे डिवाइड करते हैं। ये तो आना चाहिए, मैं मान के चल रहा हूं, कॉमन सेंस है ये चीजें। दोनों सवाल बिल्कुल एक जैसे। चलो अब ऐसा है ना, देखो सुनो, ये जो चैप्टर है ना, मेरे साथ बोलो बोलो, ये लास्ट में होता है। कहां होता है? पहले पढ़ाने का सिर्फ एक ही कारण था, चैप्टर बड़ा था। बोल यार, चैप्टर क्या था? और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी था। और इसके बाद वेव चैप्टर जो सबसे इसके बाद जो पढ़ाऊंगा वो वन ऑफ द टफ चैप्टर है। तू मानता है वेव चैप्टर वन ऑफ द टफ चैप्टर है? ठीक है, किसी से ही पूछ सकते हो आप 12th क्लास में। तो इनको इसलिए मैं थोड़ा सा पहले कंप्लीट करना चाह रहा था कि भाई ये टफ टफ निकल जाए, फिर आसान आसान तो होते रहेंगे आराम से, उनमें स्पीड भी ज्यादा हो जाएगी। अब इस चैप्टर में, अब ये चैप्टर लास्ट में दिया क्यों हुआ, इसका कारण भी है। इस चैप्टर में जो मैंने चैप्टर आपको नहीं पढ़ाए उनके कुछ पॉइंट्स यूज होते हैं। अरे बोल यार, होते बहुत कम है, ज्यादा यूज नहीं होते पर यूज होते हैं। जैसे आर्किमिडीज प्रिंसिपल,
जिसको कहां पढ़ा जाता है, फ्लूइड मैकेनिक्स में, बोलो फ्लूइड। तो फिर मेरे को लग भी रहा था कि जब मैं इस चैप्टर की शुरुआत कर रहा था कि यार फिर उन पॉइंट्स को कैसे बताऊंगा, तो फिर मुझे लगा ये सारा खेलना मुश्किल से 20 मिनट का है। कितने मिनट का? 5 मिनट में आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझा दूंगा मैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, फिर हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। बोल यार, ठीक है। तो फिर मुझे लगा कि इस तरह से चैप्टर पढ़ाया जा सकता है। पहले नहीं लग रहा था कि मुझे चैप्टर पढ़ाया जाएगा, क्योंकि यूनिट 5 के बाद सीधा यूनिट 10 पर चले गए, बीच वाले को स्किप मारा। फिर मैंने दिमाग लगा लिया था कि जाके मैं आगे बस एक ही काम करूंगा कि जहां जहां जो जो टॉपिक्स आएंगे उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूंगा। चलो देखो, हेडिंग डालो, लिखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझते हैं। डिटेल में नहीं समझाऊंगा, सिर्फ ऊपर ऊपर से, ये ध्यान रखना। डिटेल में वही फ्लूइड मैकेनिक्स में अच्छे से। देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल, चलो भाई देखो बोर्ड पर देखो। देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल से पहले ना आपको यह पता होना चाहिए डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, तो मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। एक तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम मास होता है। देखो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, डेफिनेशन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझने पे ध्यान देना। देखो बोर्ड पर देखो सारे, कह रहे हैं मान लीजिए भाई साहब लिक्विड है। बोलो बोलो क्या है, बोलते रहो, बोलो क्या है। लिक्विड की डेंसिटी मान लो है रो एल। बोलो बोलो रो, बोलते रहो रो, 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 बोलते रहो रो। मान लीजिए लिक्विड है, बोलो क्या है। लिक्विड की डेंसिटी बोलो रो, बोल यार। लिक्विड की डेंसिटी है रो एल, बहुत बढ़िया। देखो कह रहे हैं इसके अंदर हमने एक बॉडी डाल दी इस तरह से, और ये बॉडी फ्लोट कर रही है, तैर रही है। बॉडी तैर, अरे बोल यार। अरे नाव तैरती है, नाव तैरती है। कई बार तुम कुछ डिप कर देते हो, वो ऊपरी तैरने लग जाता है। बोल यार यस और नो, पक्की बात है। अच्छा बॉडी की शेप कैसी भी हो सकती है, सिलेंड्रिकल कुछ भी हो, वो हमें कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए इस बॉडी का वॉल्यूम है V और बॉडी की डेंसिटी है रो बी। बॉडी की डेंसिटी क्या है, रो बी, ठीक है। बॉडी जो है, बॉडी की डेंसिटी रो बी है और बॉडी का वॉल्यूम V है, ठीक है। अरे बोलिए यार। अब जल्दी से बताओ, mg ऑलवेज वर्टिकली बोलना पड़ेगा, mg ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। जल्दी से mg लिखते हैं। m क्या होगा, इधर देखना, m डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अरे बोलिए यार। डेंसिटी बताओ बॉडी की रो बी, वॉल्यूम बोलिए v। अरे बोलिए यार। mg ऑलवेज वर्टिकली बोलना पड़ेगा। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू वॉल्यूम इनटू में g, क्या ये बात समझ आई? दिस इज मास ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू g। चलो बहुत बढ़िया, ये mg। इसको तो ना आप हमेशा जैसे ही बॉडी को लिक्विड में डाला तो बॉडी का mg तो आप बहुत इजीली लिख सकते हो, बॉडी का वॉल्यूम इनटू बॉडी की डेंसिटी इनटू g। बोल यार। ये लिखना आसान या मुश्किल? mg ऑलवेज वर्टिकली। बस अब m को m ना लिखकर ऐसे लिखा जाएगा। बोल यार। m को m ना लिखकर ऐसे लिखा, बोल यार। बोल यार। m को m ना लिखकर ऐसे लिखा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। देखो सुनो, अब नेक्स्ट स्टेप ये है, आपको ये देखना है, आपको ये देखना है कि बॉडी ने कितना वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस करा। बॉडी ने कितना वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस करा। इधर देखो, इधर एक मिनट, इधर देखना सभी बच्चे, इधर देखना बोर्ड पर। सोचो यहां पर पहले कौन था, पानी या लिक्विड है? बोल यार। अभी कौन है यहां? अगर यहां बॉडी ना होती तो कौन होता? लिक्विड ना।
पानी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, पानी बोलते हैं सारे लिक्विड को पानी। वैसे मरकरी, ऑयल, ये तेल, ये सारे कैरोसिन, ये सारे लिक्विड कैटेगरी में लिक्विड बोलना चाहिए। वैसे पानी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मैं भी पानी बोलता था जब पढ़ता था। पानी कौन? अरे बोल यार, कौन? तो सोचो, सुनो इधर देखो, ये वो वॉल्यूम है बॉडी का जो लिक्विड के अंदर है। वी इनसाइड। अरे बोल यार, एक मिनट, एक बार बोर्ड पर देखो, ये वो वॉल्यूम है बॉडी का जो लिक्विड के, और जो बॉडी का वॉल्यूम लिक्विड के अंदर होगा वही लिक्विड तो हटेगा। दैट इज डिस्प्लेस लिक्विड। मतलब अगर आप एक मिनट ना, तुमने थोड़ा जवाब देना, थोड़ा सा सही से जवाब देना। जैसे चलो, बॉडी का कितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है? हाँ, आप थोड़ा बोलते चलना। बॉडी का कितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है? बॉडी का वॉल्यूम कितना है? बॉडी का कितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है? बॉडी ने कितना वॉल्यूम लिक्विड का हटा दिया? जहां ये बॉडी का वॉल्यूम लिक्विड के अंदर, यहां पहले कौन था? कितना? आंटी जी, वो पानी हट गया, देख लो ना फिर बॉडी कितने अंदर आई, उतना ही तो हटा। बोले नहीं आया? तो क्या मैं लिख सकता हूं वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय बॉडी वी इनसाइड, जितना बॉडी का वॉल्यूम लिक्विड के अंदर होगा उतना ही वॉल्यूम वो उसको हटा देगी। ठीक है? उतना ही वो उसका हटा देगी। आ जाओ बोर्ड पर, अब सुनो, देखो अब ये देखो वेट कितना होगा जो लिक्विड का। अब हमें ना वेट ऑफ लिक्विड निकालना, जो बॉडी का, सॉरी, जो लिक्विड का बॉडी ने हटाया, वेट ऑफ लिक्विड निकालना है। वेट ऑफ लिक्विड तो बताओ, पहले तो वेट क्या होता है? mg। बोलो m, आवाज कम आ रही है। m किसका लिखोगे? बॉडी का या लिक्विड का? नहीं, वेट ऑफ लिक्विड क्या? लाइट? ये कौन कर रहा है? ये भवेश। ये कांच का गिलास कौन तोड़ गया है? चाय का कप। भवेश सही बता, जैसे ऐसे होनेस्टली एक बात पूछ लूँगा, ऐसे अटैक करता था तू? पूरा अटैक होता था? चलो ठीक है, हम सोचते थे हमारे भाई एक बार तो बता क्या हुआ, बता दूं क्या? ऐसे बताया था क्या पहले कहीं? एक बार क्या हुआ, अभी बिस्कुट और वो बिस्कुट होते थे गुड्डे वाले, मतलब महंगे बिस्किट होते थे वो। अब वो हमें कभी मिले नहीं भाई। तो अब वो बिस्किट हमें कभी मिले नहीं। अब वो खाने में इतने बढ़िया, और बचपन में जो खाने में मजा है ना, अब वो बड़े होके नहीं है इतना। अब तो यार कितने पैसे रहो, ऐसे वो चीज पहले वाली नहीं है अब। और हम थे घर में चार, जैसे मामा के थे 2 बच्चे और मैं और निशांत, तो छोटे बिल्कुल। जैसे ही गए वो, तो एक दिन तो चारों वेट में ऐसा अटैक मारा कि बिल्कुल बिस्कुट का चूरा हो गया, चूरा बिल्कुल यूं मसाला बन गया, और बस चूरा सा मुंह में आया। और कुछ नहीं आया मुंह में। अच्छा। अब जिसके चूर आ गया, अब जिसके हाथ में जो आना था बिल्कुल ऐसे, वो उसके बिल्कुल वहां से निकालने की कोशिश कर रहा है। क्या था? अच्छा, फिर घर वाले भी देखते ही कहाँ गए, मतलब घर वाले बस वहीं पे। घर वालों को वैसे पता था कि गड़बड़ हो सकती है, पर घर वाले भी मजबूरी थी, बाहर तक छोड़ के आएंगे ही। ड्राइंग रूम से तो बाहर निकलना ही है। चलो देखो अब हमें यह समझना है कि कितना वॉल्यूम लिक्विड का, बोलो कितना वॉल्यूम लिक्विड, बोलो कितना वॉल्यूम लिक्विड, आवाज कम आ रही है, कितना वॉल्यूम लिक्विड बॉडी ने हटाया, वो कितना? वी इनसाइड। अगर मैं इस वी इनसाइड को डेंसिटी ऑफ लिक्विड से मल्टीप्लाई कर दूं,
तो ये वो मास आ जाएगा लिक्विड का जो बॉडी ने हटा दिया। दिस इज नॉट मास ऑफ बॉडी, दिस इज मास ऑफ लिक्विड जो बॉडी ने हटा दिया। जितना उसका वॉल्यूम अंदर होगा उतना ही वो लिक्विड का वॉल्यूम हटा देंगे। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड से और इनटू में जी कर दो तो ये वेट आ गया। बोल यार ये कैसे लिखा, समझ आया? देखो सुनो सुनो, बॉडी एक बार और बोल लो ताकि मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। बॉडी का कितना वॉल्यूम लिक्विड के अंदर है? कितना वॉल्यूम लिक्विड का डिस्प्लेस हुआ? वी। जितना बॉडी का अंदर होगा उतना ही तो लिक्विड हटेगा। तो कितना मास लिक्विड का हटा? डेंसिटी ऑफ लिक्विड से मल्टीप्लाई कर दूं वी इनसाइड को, और जी से करते तो वेट आ गया। बोल यार बस ये हमेशा आपको ऊपर दिखाना है। इसको बोलेंगे अप थ्रस्ट। ये आपको हमेशा ऊपर दिखाना है, बस ये कॉन्सेप्ट है। ये आपको हमेशा ऊपर दिखाना है, धीरे धीरे पता लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। और एट इक्विलिब्रियम अगर ये तैर रही है ना तो इनको बस बराबर कर दो। डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू वी इंटू जी, वी इनसाइड रो एल इंटू जी। ठीक है, ये कर दिया आपने। एट इक्विलिब्रियम मतलब आपको नीचे वाला और ऊपर वाला बराबर कर देना। ऊपर अपथ्रस्ट कैसे लिखा वो थोड़ा सा फिर से बताऊं। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड विच इज डिस्प्लेस बाय बॉडी इनटू लिक्विड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया इनटू जी। अरे बोल यार आगे चले क्या? धीरे धीरे पता लग जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लिखो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन लिक्विड। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन लिक्विड, हेडिंग डालो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन लिक्विड। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन लिक्विड। अब सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड देखो, हमने क्या करा, एक पेंडुलम लिया और पेंडुलम को लिक्विड के अंदर डाल दिया। पेंडुलम को लिक्विड के अंदर डाल दिया। हमने एक पेंडुलम लिया और पेंडुलम को लिक्विड के अंदर डाल दिया। पेंडुलम को लिक्विड के अंदर डाल दिया। ठीक है भाई। डेंसिटी ऑफ लिक्विड रो एल, डेंसिटी ऑफ बॉडी रो बी। वॉल्यूम हम मान लेते हैं बॉब का वी। देखो ठीक है, एक काम करो जल्दी से, स्पीड से, बिना सोचे समझे जल्दी से। ठीक है, इस बॉब पर फोर्स दिखाओ, जल्दी से दिखाओ, फोर्सेस दिखाओ जल्दी से, देखते हैं। फिर देखता हूं मैं कितनों का मैच हो रहा है। पूरा अंदर डाल दिया, पूरा अंदर। देखो अब ये फ्लोट नहीं कर रहा। ठीक है, इनसाइड लिक्विड है, पिछले में और इसमें फर्क है। फोर्सेस दिखा दिए। mg कहां दिखाओगे? mg दिखाना बहुत आसान है, वॉल्यूम से फिर जी। अरे बोल यार, अप थ्रस्ट में डेंसिटी ऑफ क्या लोगे? लिक्विड इंटू जी। यहां बताओ क्या लिखूं? v लिखूं या v इनसाइड? जो बॉडी का वॉल्यूम है वही तो लिक्विड का हटा है। अब तो पूरी तरह से बॉडी लिक्विड के अंदर है ना? नहीं आया। जैसे पहले आप यहां वी इनसाइड लिख रहे थे, नहीं आया। अरे बोल यार,
नहीं आया? अच्छा ये बताओ, सुनो, इसको देख लो और इसको देख लो, ये अपथ्रस्ट होगी और ये वेट ऑफ, ये तो हमेशा नीचे दिखाओगे तो बहुत आसान है। इसमें आपको थोड़ा सा बस यहां ये कंफर्म है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मतलब ट्रिक याद कर लो यार, ऊपर डेंसिटी ऑफ लिक्विड ही आएगा, बस ये वी आपको थोड़ा दिमाग लगाना कि कितना वॉल्यूम लिक्विड का हटा, उतना ही हटा जितना बॉडी का है। बोल यार, उतना ही हटा जितना बॉडी का है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत खूब। अब एक बात बताओ, अगर मैं ये मान लूं कि डेंसिटी ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ लिक्विड से ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, जल्दी से बताओ, अगर बॉडी की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा तो नेट फोर्स कहां आएगा? तो ये बैलेंस नहीं करेंगे ना। देखो ये क्या है, बोलो, आवाज कम आ रही है, बोलो। और ये क्या है? ये क्या है? और ये, तो बात इस पे और इस पे है। अगर ये इससे ज्यादा तो नीचे गया, ये इससे ज्यादा तो ऊपर गया। तो कई बार ये सुना है कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो डूब जाता है। तो अगर बॉडी की डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा तो बॉडी डूब, नेट फोर्स कहां आएगा? नेट फोर्स नीचे आएगा। लिखो, डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू वी इंटू जी माइनस वी इंटू नेट फोर्स, ये हो जाएगा। नेट फोर्स नीचे की तरफ ये हो जाएगा, बड़ा फोर्स माइनस छोटा फोर्स। और एक्सेलरेशन कैसे निकालें? एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स अपॉन मास, मास ऑफ बॉडी। एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ बॉडी। एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ बॉडी। एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ बॉडी। नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ बॉडी। चलिए सारी वैल्यू रखिए। मास ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू वी इंटू जी, वी रो एल इंटू जी अपॉन मास ऑफ बॉडी क्या लिखूं? v इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी, मास ऑफ बॉडी, नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ बॉडी। बॉडी का मास कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू बॉडी की डेंसिटी, डिवाइड वगैरह करो, बताओ क्या आएगा? देखो क्या क्या जाएगा, v चला जाएगा और g कॉमन ले लेते हैं। डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी, और g इफेक्टिव आ गया। इसको इससे डिवाइड करते हैं, 1 माइनस रो एल बाय रो बी इंटू जी। देखना एक बार, उससे डिवाइड कर दिया, और उसके बाद फिर टाइम पीरियड क्या लिख दूं? 2 पाई रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव, तो 2 पाई लेंथ एल ही रहेगी अपॉन जी इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी, और जी इफेक्टिव यहां पर घट गया तो टाइम पीरियड बढ़ गया। आगे तो बिल्कुल सिंपल है। तो दिस वन इज टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हेन पेंडुलम इज इन लिक्विड। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये आया समझ में? मैंने इससे डिवाइड किया तो कितना हो गया? 1, फिर इससे करा और ऐसे सोल्व करा। ये टाइम पीरियड आ गया सिंपल पेंडुलम का, जब उसको हमने किस में डाला? लिक्विड में। थोड़ा सा बस ये देख लो, इधर याद कैसे रखोगे, ट्रिकी वे में देखो थोड़ा। इधर देखो, यहां तो आ गया, बोलो क्या आ गया? ऊपर कौन है, लिक्विड या बॉडी? नीचे जो भारी है वो, जो भारी है वो ऐसे याद, जो भारी होती है वो कहां चली जाती है? ऐसे कुछ याद रख सकते हो? अरे वो पता क्या फॉर्मूला था? 1 माइनस ऊपर लिक्विड की है बॉडी की, जो भारी है वो नीचे, बॉडी भारी थी। बोल यार, तो ऐसे हिंदी में लिख लो ना, थोड़ा याद रहे। जो भारी डेंसिटी है वो नीचे, भारी नीचे होता है, भारी डेंसिटी नीचे,
भारी डेंसिटी नीचे, भारी डेंसिटी नीचे, भारी डेंसिटी कहाँ आएगी? नीचे। बोलो बोलो, भारी डेंसिटी कहाँ आएगी? नीचे। अरे आ रहा है नहीं आ रहा? आ रहा है? फिर से बोलो, भारी डेंसिटी कहाँ आएगी? चलो मेंस का क्वेश्चन है, ये ना L/4 नहीं है, 1/4 है। आराम से पढ़ो इसको, 1/4। चलो ठीक, आराम से पढ़ो, फिर मैं समझाता हूं आपको। देखो ये जो टाइम पीरियड है ना, ये बार मेरे साथ बोलो, बोलो टाइम, ये पूरी 11th और 12th में चलता है। बोलो पूरी 11th 12th में चलता है। ये चैप्टर यहां नहीं चलता, ये चैप्टर हर चैप्टर में चलता है, इसलिए इसको थोड़ा सा पहले डिस्कस करने का बड़ा फायदा होगा। देखना जब मैं आपको पीछे से चीजें पढ़ाता हूँ ना, अब तो वहां हर क्वेश्चन में टाइम पीरियड भी निकलवाऊंगा और मैं कहूंगा फॉर्मूला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक बार पढ़ लो इसको, जल्दी से पढ़ के इसको समझो, होना चाहिए ये 1 मिनट में ही। गड़बड़ है, गड़बड़ है कहीं? क्या गड़बड़ लग रही है? मैं कहां लग रही है? इफ द बॉब इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड दैट हैज अ डेंसिटी 1/4 टाइम्स दैट ऑफ द थ्रेड, ऑफ द बॉडी आना चाहिए ना, दैट ऑफ द बॉडी एंड लेंथ ऑफ थ्रेड, दैट ऑफ द बॉडी एंड लेंथ ऑफ थ्रेड। अब तो ठीक हो गया? अब ठीक हो गया? अब ठीक हो गए? अरे अब ठीक हो गया? अब स्टेटमेंट, अब लाइन बन रही है क्या? लाइन अब बन रही है, देख। 1/time ऑफ बॉडी एंड लेंथ ऑफ थ्रेड इज इंक्रीज बाय 1/3। कौन सा ऑप्शन आ गया? 4th देखना पड़ेगा भाई। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो इधर देखो, मेरे साथ बोलो, बोलो ए बॉब ऑफ मास m, बोलो ए बॉब ऑफ मास m is suspended by a thread of length L undergoes a simple harmonic oscillation with time period t। तो यहां तक तो हमने उसको लिक्विड में डाला ही नहीं। अरे बोले, यहां तक तो हमने उसको लिक्विड में, क्योंकि यहां तक तो कहीं कुछ बोला ही नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो बिल्कुल सिंपल आप ऐसे लिख सकते हो इक्वेशन, t इज इक्वल टू 2π√L अपॉन में g। यहां तक लिखने में तो कोई बुराई नहीं है। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहां तक तो मुझे लगता कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अब तक तो वो बिल्कुल फ्री स्पेस में है। अब क्या बोल रहा हुआ है? इफ द बॉब इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड दैट हैज अ डेंसिटी 1/4 टाइम्स that of the body and thread and length of thread is increased by 1/3 of the original length, then the time period of simple pendulum oscillate will be। पहले तो एक बात बताओ, सुनो, देखो जब हमने उसको लिक्विड में डाला, बोलो बोलो, जब हमने उसको लिक्विड में, मेरे को आप लोग बताओगे, जब हमने उसको लिक्विड में, तो लेंथ वही रही है, लेंथ भी चेंज करी? थोड़ा पढ़ो यार, लेंथ वही रही है, लेंथ भी चेंज करी? लेंथ भी, और जी इफेक्टिव तो चेंज होगा ही।
यार देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द बॉब इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड दैट हैज अ डेंसिटी 1/4 टाइम्स दैट ऑफ बॉडी, थ्रेड लेंथ ऑफ थ्रेड इज इंक्रीज बाय 1/3 ऑफ द ओरिजिनल। अब इसका मतलब फाइनल लेंथ कितनी होगी? 1/3 बढ़ा दी, 1/3 बढ़ा दी तो फाइनल लेंथ होगी, पहले थी L और 1/3 बढ़ा दी तो 4L/3। लेंथ ऑफ थ्रेड इज इंक्रीज बाय, देखो ऐसा है, आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है, आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा, पर क्वेश्चन जब 2023 में नहीं होगा जब दिक्कत है। अब आप इसको समझो, बाय ओरिजिनल की 1/3 बढ़ाई, 1/3 बढ़ाई ओरिजिनल की, और अगर ऐसे बोल देते ना लेंथ इंक्रीज टू 3 टाइम्स, लेंथ इंक्रीज, एक मिनट मेरी तरफ देखो सारे, लेंथ इंक्रीज टू, तो तुम बस सीधा यही ले लेते 3L, और मैं बोलूं ना लेंथ इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, L+3L, L+, इसको लिख लो कॉपी में कहीं, लेंथ इंक्रीज बाय 1/3 टाइम्स L+L/3, ऐसे लिखो, लेंथ इंक्रीज बाय 1/3 टाइम्स L+L/3, लेंथ इंक्रीज बाय 1/3 टाइम्स L+L/3, ठीक है, लेंथ इंक्रीज टू 3 टाइम्स, लेंथ इंक्रीज टू 3 टाइम्स 3L, 2 आ जाए तो सीधा फाइनल, बाय बोल दे तो ऐड करना है, बाय बोल दे तो ऐड कर दो, ये आ गया। अब लगा दे, लिक्विड वाला फॉर्मूला लगा दे, अब लिक्विड वाला फॉर्मूला लगाओ, नया टाइम पीरियड 2 पाई, नई लेंथ G1 माइनस लिक्विड की, बॉडी की कहां नीचे, लिक्विड की कहां ऊपर, 4L/3 G, इनके बीच में क्या रिलेशन दिया हुआ डेंसिटी के बीच में, लिक्विड की डेंसिटी 1/4 है, किससे, बॉडी से, तो ρB/4, सॉल्व करें, 2 पाई √4L/3G, देखना 4 LCM आ गया, 4 - 1 T डैश, ऐसा, एक सेकंड को देखो, देखो इतना तो होगा ना, और ये एक चीज हो रहा है, ये चीजें मैं निशान सर की क्लास देखता ही रहता हूँ भाई, आजकल तो देख रहा हूँ, निशान सर ने एक बात और कही थी कि आप घर जाके प्रैक्टिस नहीं करते। अब जब तुम प्रैक्टिस करोगे ना 10 क्वेश्चन, मैं ना डीपीपीस बना रहा हूं बैठ के, मैंने अब ये सोचा कि जो प्रीवियस ईयर है वो तो मैं कंटेंट में ऐड कर देता हूं, जो मेरे को पढ़ाना था थोड़ा सा और फास्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत, थोड़ा सा और ज्यादा टाइम लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जहां 120 क्वेश्चन हो रहे थे वहां 150 हो जाएंगे, थोड़ा सा, अभी मैंने तुम्हें बताया था ना, मैंने डीपीपीस ऐड हो गई है सारी, थोड़ा सा मैंने इस तरह से कर दिया है पहले से, क्लैरिटी ज्यादा हो जाए, शांति से भी चीजें हो और कॉन्फिडेंस भी बढ़े, तो मैं अलग तरह की डीपीपीस भी तैयार कर रहा हूं भाई। जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो फिर इस तरह की चीजें हो जाएंगी तुमसे एग्जाम में, घर पे जाके जब ऐसे ही आपको 5 सवाल मिल गए तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, लिक्विड पे ही 5 सवाल मिल गए टाइम पीरियड के, क्या आएगा T डैश, थ्री 2 पाई 4 ऊपर चला जाएगा 16L 9G, अब डिवाइड कर दें, हाँ बस 4/3 बाहर आ जाएगा,
ये टी बन गया, जो न्यू स्टूडेंट है ना अगर एक दो बैच में, तो उनको बस ये कहूंगा कि क्वेश्चन की हमेशा स्टेटमेंट छोड़नी है आपको। 4 लाइन में आएगा, 5 लाइन में आएगा, पीपीटी ग्रुप में आ जाएगी, सिर्फ क्वेश्चन सोल्व करना है पढ़ के, क्वेश्चन लिखने में टाइम नहीं गंवाना। हो गया, सबने नोट कर लिया? कर लिया क्या? करना है क्वेश्चन, ये तो आसान सा है, आसान सा सवाल है, तो सीधा टाइम पीरियड का सवाल है, हुआ ही नहीं। बाय बोला है, टू बोला है तेरी, दिमाग लगा लिया करो, गू मत खाया करो, मुंह में से गाली निकलवाते हो। ये चीजें ना बेसिक मैथमेटिक्स में लिखवाने की होती है। बाय टू, भाई तो ये मैं अगले साल पढ़ाऊँ ना बेसिक मैथमेटिक्स, मुझे याद दिला दिया, बाय टू वहां लिखवा दो बेसिक मैथमेटिक्स, बाय टू। गरीब स्वेटर मिल गया आपको? मेरे को लगा सर्दी में टेंशन हो गई थी तेरे को लेके, सर्दियों के कभी कपड़े ना मिले। हो गया क्या? कौन सा? कौन सा? कौन सा? हाथ खड़े करो, कितनों का डी? डी पक्का डी? टीना टैन है, पहले लेंथ, पहले टी नोट, टी डैश रिड्यूस टू, रिड्यूस टू इट मीन्स एल से डायरेक्ट एल बाय 16, रिड्यूस बाय एल माइनस एल बाय 16, रिड्यूस टू, रिड्यूस बाय, रिड्यूस बाय, रिड्यूस बाय, रिड्यूस टू, रिड्यूस बाय, रिड्यूस टू, समझो ये पक्का आएगा पेपर में, नीट में और जेई में, बाय टू, बाय टू, बाय टू, टू टू बाय, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बोल यार। तो रिड्यूस टू एल बाय 16 जी, 1/4 बाहर ले लें, तो ये आ गया टी नोट बाय 4, यही आया टी नोट बाय 4। इजी है मुश्किल? पक्का ना? फॉर्मूला बेस्ड ना? फॉर्मूला इस तरह पेपर में कट ऑफ जानी है 240 से ऊपर, अभी बता रहा हूं 300 में से 240 से ऊपर जेई मेंस की कट ऑफ जाएगी अगर सवाल ऐसे होंगे तो पेपर में, और सवाल इस तरह के होंगे तो 210 की मान लो कट ऑफ, ठीक है। और इससे टफ सवाल जब हम रोटेशनल पढ़ रहे थे, याद है, अच्छे टफ सवाल भी आ रहे थे जो, तो कट ऑफ जाएगी 190 एनआईटी की। अब ये तुम देख लो 300 में से तुम्हें कितने चाहिए, और नीट की तो आप मान के चलो 600 से ऊपर है, वो तो आपको पता ही है सबको, 600 से नीचे अब नीट में कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ये कुछ 12th क्लास से क्वेश्चन है, यहीं पे करवाऊंगा, हेडिंग डालो, लिखो लिखो, हेडिंग डालो, लिखो ये 12th में पढ़ेंगे, पर मेरा मन है कि मैं यहीं पे बता दूं सब कुछ।
देखो पिछला थोड़ा रिवीजन स्टार्ट कर दिया, डेली के 2 लेक्चर रिवाइज करो यूनिट्स डायमेंशन से, डेली के 2, डेली के कम से कम 2 लेक्चर रिवाइज करके लिख के देखना है, राइटिंग हैबिट नॉट रीडिंग हैबिट। कभी कोई ऐसे पढ़ता हुआ ऐसे उसको याद कर रहा है डायमेंशन को, हर चीज लिख के देखो, डेली के 2 लेक्चर, एकदम टेस्ट सीरीज का शेड्यूल आएगा और फैब से पहले पहले आपको कंप्लीट करनी है टेस्ट सीरीज। वो आपकी मर्जी है, मुझे इस बात का कोई मतलब नहीं, वो तो मुझे अपने जो पैसे ले रखे हैं मैं नरक में नहीं जाऊंगा भाई, जो ले रखे हो सारी तैयारी करानी है और वो अपना कोचिंग का सिस्टम तुम्हें दे दिया, वो तुम्हारी मर्जी, तुम उसको कितना गेटअप करोगे। तो अभी रिवीजन स्टार्ट कर दो, ऐसा ना हो कि फिर आप एकदम से मुझे कहो मैसेज करके, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, उसमें तो कोई सुन ही नहीं सकता, टाइम ही नहीं होगा आगे। अब तो सुना जा सकता है, आगे टाइम नहीं है, 3 मंथ्स रह गए हैं सिर्फ आपके 11th के, दिसंबर जनवरी फैब, मार्च में 12th क्लास स्टार्ट करनी है। वैसे दिल्ली के सरकारी स्कूल अप्रैल में करेंगे स्टार्ट, हो सकता है हरियाणा में भी यहाँ पे कुछ स्कूल अप्रैल से आपकी 12th स्टार्ट करें, हम अप्रैल से स्टार्ट नहीं कर सकते, हमें मार्च से स्टार्ट करनी है। तो 3 मंथ्स का आपका, और मैंने तो अपना पूरा दिमाग लगा लिया, मेरा तो कोर्स बिल्कुल वेल बढ़िया तरीके से लगभग हो जाएगा, थोड़ा बहुत बचेगा 5-7 दिन, वो मैं ऊपर नीचे आगे मार्च में ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे कोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। ठीक है, केमिस्ट्री टीचर को केमिस्ट्री का पता है, मैथ्स के टीचर को मैथ्स का, बायो को बायो के सर का पता है। देखो, और देखो कोई भी चीज स्टेप टू स्टेप होती है। अभी थोड़ा सा क्या है कि मैन पावर हमें और बढ़ानी पड़ेगी नेक्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि सारे बैचेस अलग हो गए और हर बैच की पीपीटी अलग बननी है, हर बैच का कंटेंट भी अलग होना है, डायमंड में थोड़ा ज़्यादा डिटेल में चलना है। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं नेक्स्ट ईयर, जैसे अब ये है, इसका एक बहुत अच्छा सा 1 शॉट तैयार करूँ बिल्कुल रेगुलरिटी में, ठीक है, अपने दिमाग से, उसमें मैं उसको बैठ के फिर पूरा बहुत खतरनाक, मैं पढ़ाने में तो देखो तुमने कई बार लॉज ऑफ मोशन एक बार आए थे ना रिवीजन में, तो एक पीपीटी की फॉर्म में थोड़ा सा तैयार हो जाए। ठीक है, तो जैसे 6-7 घंटे का अगर ऐसा कुछ बन गया, अगर मेरे से मेहनत होगी नेक्स्ट ईयर, मैं कमिटमेंट कुछ नहीं करूंगा, ये मैं पहले बता रहा हूँ, अगर होगी तो फिर मैं तुम्हें क्या करूंगा, एक संडे बुलाया, मैंने कहा 11th का ओसिलेशन रिवाइज करने आ जाओ, यहाँ इस पे एलईडी पे चला दूंगा। ठीक है, स्पीकर लगे हुए हैं, ये पूरा सिस्टम ऐसे, ये पूरा एलईडी पे, फिर तुम्हें 6 घंटे तक वो दिखेगा, पर उसको 6 घंटे की प्रिपरेशन के लिए मुझे बहुत, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे को साथ पढ़ाऊंगा ना तो फिर वो लेट हो जाएगा, फिर तुम पीछे बोलोगे, फिर वो लेट हो जाएंगी चीजें। 1 शॉट में थोड़ा स्पीड से चलना चाहिए, तो मुझे तुम्हारे बिना पढ़ाना पड़ेगा, पहले रिकॉर्ड करना पड़ेगा ताकि चीजें थोड़ी जल्दी जल्दी चले। अब मैं तुमसे बुलवाता हूँ तो उसमें थोड़ा सा लेट हो जाती हैं चीजें। ठीक है, तो फिर बस ये हो जाएगा कि तुम्हें फील ऑफलाइन वाली आएगी, बिल्कुल इस पे चलेगा और बस बैठे रहना है। ठीक है, रिवीजन के लिए, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है। 12th क्लास में जाके मेरी पूरी कोशिश रहनी है कि मैं आपको पूरी 11th रिवाइज करवा दूं। ठीक है, पूरी 11th रिवाइज करा दूं किसी भी तरह से, ताकि तुम जेई मेंस और अपना नीट निकाल पाओ अपनी तरफ से, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा। देखो, एक बॉब ऑफ पेंडुलम है, देखो सुनो, एक फॉर्मूला लिखवाता हूं, अभी याद करना है। मैंने कहा था कि मेरे को इसमें 5-5 मिनट लगने हैं, पर मेरे सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। देखो, फॉर्मूला ये है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, आप कहोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स दिखा दो, और फोर्स होगा Q इंटू ई, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। और अगर चार्ज नेगेटिव है, चार्ज नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स दिखा दो, और पर मॉडुलस में वो भी Q इंटू ई होगा, नेगेटिव साइन को नहीं लेना। ये 2 फॉर्मूले याद कर लो ताकि कुछ क्वेश्चन यहां पे भी हो जाए, ताकि कुछ क्वेश्चन पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो पॉजिटिव चार्ज पे तो सेम डायरेक्शन में फोर्स दिखाना। एक सेकंड, ये 11th का है 12th का, पर यहां पढ़ने में कोई बुराई, पॉजिटिव चार्ज है तो सेम डायरेक्शन में, नेगेटिव तो अपोजिट में, बोल यार, ये रट लो आप। नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। अब सुनो, देखो,
अब यहां क्या किया हुआ देखो, इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, सारे बच्चे ना फोर्स दिखा दो एक बार बोब पर, एक बार बोब पर जल्दी से फोर्स दिखाओ ये स्टेटमेंट पढ़ के। इसको कौन सा चार्ज दिया पहले बताओ, कोई बच्चा बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर है, ऊपर या नीचे? इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है। चलो जल्दी बताओ फोर्स कहां दिखाऊं, बोलो फोर्स कहां दिखाऊं? गरीब बच्चा हंस मत, मजाक मत कर, फोर्स दिखा। भीख मंगा, उस दिन हम दोनों इकट्ठे पीटे थे, आंटी ने पीटा था ना, याद है? देखो भिखारियों का सिस्टम भी अच्छा चलता है। देखो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, तो फोर्स कहां लगेगा? ऐसे दिखाया तुमने फोर्स इलेक्ट्रिक, क्यू ई, और एक होगा एम जी। तो नेट फोर्स लिखो यहां पर, नेट फोर्स क्या हो जाएगा? एम जी प्लस क्यू ई, एम जी प्लस क्यू ई, नेट फोर्स एक एम जी और एक क्यू ई। तो एक्सेलरेशन होगा नेट फोर्स अपॉन मास, नेट फोर्स अपॉन मास। तो एम जी प्लस क्यू ई, ये समझ में आ गया क्यू ई नीचे क्यों दिखाया? पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में दिखाया। मैंने कहा सिर्फ इतनी सी बात याद कर लो, क्वेश्चन हो जाएंगे भाई। अपॉन एम, एम से डिवाइड कर दें तो एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन आ गया जी प्लस क्यू ई बाई एम, और टाइम पीरियड हो जाएगा, फिर ये एक्सेलरेशन रख दो एल अपॉन में जी प्लस क्यू ई बाई एम, जी इफेक्टिव। बस यहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स ऐड कर दिया हमने, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, यहां पे हमने इलेक्ट्रिक फोर्स ऐड कर दिया। बोलो क्या ऐड कर दिया? इलेक्ट्रिक फोर्स। अरे बोल यार, ठीक है, जी प्लस क्यू ई बाई एम। बस अभी याद कर लो क्यू ई बाई एम, यहां डायरेक्ट लिख दोगे, लिख सकते हो एक बार, पहले हेडिंग डाल के डायरेक्ट लिख दो जल्दी से। पॉजिटिव चार्ज दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां अप्लाई करी, ऊपर या नीचे? कोई बताएगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर अप्लाई करी? डायरेक्ट लिख दूं, लिख दूं क्या? एल अपॉन में जी माइनस, नहीं आया क्या? एक फोर्स नीचे, एक फोर्स कहां, और एक पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर फोर्स लगाएगी। अब पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा क्यू ई, और एम जी नीचे लगेगा। क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है ना। सुनो सुनो एक सेकेंड, कंफ्यूज हो गए क्या? चार्ज कैसा है? इलेक्ट्रिक फील्ड का है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स दिखाओ। पॉजिटिव चार्ज पे सेम डायरेक्शन में फोर्स दिखाना है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही फोर्स दिखा दिया। कंफ्यूज हो रहे हो क्या? कैसा चार्ज है? इलेक्ट्रिक फील्ड का है, तो फोर्स भी पॉजिटिव चार्ज पे डायरेक्शन सेम रखनी है। हाँ अगर नेगेटिव दे देता और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होती फोर्स, तो फिर यहां प्लस लिख देते। अरे बोल यार। अच्छा अब कैसे लिखोगे वैसे? एक ये बना ही लेते हैं केस 3 भी। पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई कर दी, बताओगे टाइम पीरियड क्या लिखूं? ये बताओ, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर हो गया एम जी, तो एक्सेलरेशन के एंगल 90, तो जी इफेक्टिव लिख रहा हूं, रूट जी स्क्वायर क्यू ई बाई एम का होल स्क्वायर, और टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई रूट एल अपॉन में
2 पाई रूट L अपॉन में रूट जी स्क्वायर प्लस क्यू ई बाई एम का होल स्क्वायर। स्टार बैच में कहीं मतलब अगर बोर्ड की तैयारी करा रहा होता ना कहीं से भी नहीं बताता, अब कंपटीशन चल रहा है तो फिर 12th का यहाँ बताने में कोई बुराई नहीं है, फिर वहाँ जाके थोड़े से एफर्ट्स कम हो जाएंगे, बताना वहाँ भी फिर भी पड़ेगा। देखो लिख लिया क्या? पक्का? देखो एक बताओ, ये जैसे ये क्वेश्चन है, क्या लग रहा है नीट का क्वेश्चन इससे थोड़ा अच्छा होता है ना कई बार? ये गिरा हुआ क्वेश्चन है ना? कैसा गिर चुका है क्वेश्चन? थू कोई क्वेश्चन है? ये आपस में इंटरचेंज होने हैं बस, मैं आपको बता रहा हूं। और इतना भी अगर दिमाग नहीं है फिर तो कुछ नहीं है भाई। डॉक्टर बनने के लिए इतना तो दिमाग होना ही चाहिए, देश में गंदे गंदे डॉक्टर बन गए तो फिर। चलो लास्ट इसको डेरिवेशन करवाता हूं, लिखो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हेन L इज लार्ज। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जेईई और नीट के लिए। देखो रियलिटी में डेरिवेशन यही है, इसी से वो देखना पिछले सारे केस आएंगे। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हेन L इज वेरी लार्ज। चलो भाई देखो बोर्ड पर, इधर देखो, मान लीजिए ये अर्थ भाई, ये होगी अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ है R, मास ऑफ अर्थ है M। रेडियस ऑफ अर्थ R, मास ऑफ अर्थ है M, ठीक है भाई। ये अर्थ का सेंटर, ठीक है। अर्थ की जो रेडियस होती है ना दोस्तों, वो 6400 किलोमीटर के आसपास होती है, बस बस ज्यादा नहीं होती। 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, ये छोटी सी ये बॉल नहीं है जैसे सही हम प्लास्टिक की बॉल तो खेल रहे, बस उससे थोड़ी सी बड़ी 6400 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर बस। अरे बोलो 6400। और पता क्या कह रहे हैं, सुन लो एक बार सुन लो, देखो ऐसे कह रहे हैं कि एक पेंडुलम है, क्या है? सही हम देख सुन, उस पेंडुलम की लेंथ बस 3200 किलोमीटर, 3200 किलोमीटर लेंथ है बस। तो अरे बोलो कितनी लेंथ है? 3200 किलोमीटर, बस 3200 किलोमीटर, 3200 ज्यादा है क्या? 3200 समझते हो? ये लिखने के बाद तो समझ गए। नहीं नहीं, एक बार हुआ ऐसे, कसम से, माँ कसम, मेरे साथ, मैंने बताया ना, मैंने 72 बोल दिया। क्या बोल दिया? ठीक है, तो एक लड़की डीपीएस की 6 दिन तक समझ नहीं आ रहा मैंने कहा, फिर मैंने ऐसे जैसे क्लास में देख रहा होता हूँ, मैंने पूछ लिया बेटा क्या हो गया? बोले सर ये बेहतर है क्या बेटा 72 3200 बोलो, यहां से समझ गए ना? वैसे भी समझते हो? पता है दिक्कत क्या है? जैसे अब मैं कई सेक्टर में चला जाता हूँ ना, मैंने कहा बेटा लिख 95 94 160 इंग्लिश में बोल दो मैंने हद है यार तो 3200 सिर्फ 3200 से हम, ठीक है। 3200 क्या लग रहा है वैसे? सही ज्यादा है बहुत कम? ज्यादा ही है क्या? अच्छा चलो देखो, अब सुनो, अब जब L बहुत ज्यादा हो जाए, बोलो बोलो L क्या हो जाए? बहुत। L क्या हो जाए? बहुत। बस 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 L बहुत ज्यादा हो जाए, L क्या हो जाए? बहुत ज्यादा। बोर्ड पे देख लो लास्ट बेंच, देखो L बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर अर्थ के डायमेंशन भी कंसीडर करने, अरे बोल यार, फिर अर्थ के डायमेंशन भी कंसीडर करने पड़ेंगे। फिर वैसे जैसे डेरिवेशन करा था ना हमने कल स्टार्टिंग में, 2 पाई रूट L बाई जी आया था, अब उसको भूल जाओ। अब लेंथ बहुत बड़ी है तो अब हमने ना लेंथ को अर्थ की रेडियस के कंपेरेटिवली उसको कंसीडर करना पड़ेगा। M मास, L लेंथ, R रेडियस। अब लेंथ बहुत ज्यादा है,
अब लेंथ बहुत ज्यादा है तो हमें उसको अर्थ की रेडियस से कंपेयर करके फिर डेरिवेशन करना पड़ेगा। अब लेंथ बहुत ज्यादा है भाई, बहुत ज्यादा, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इस पेंडुलम को थोड़ा सा सरका नारे नारे नारे। ये बताओ, ये सॉरी सिंपल हार्मोनिक मोशन बहुत बड़े एंगल पे है, बहुत छोटे एंगल पे? अरे बोल यार, छोटे एंगल पर। तो देखना ध्यान से, ये मैं अल्फा मान लेता हूं और ये मैं थीटा मान लेता हूं। एक मैंने अल्फा मान लिया, एक मैंने थीटा मान लिया। मैंने उधर सरका दिया और थीटा और अल्फा बहुत छोटे हैं। अच्छा, सारे फोर्सेस दिखाते हैं। टेंशन कांटेक्ट से अवे, यहां बनाता चलता हूं मैं, टेंशन कांटेक्ट से अवे। और ये थीटा हो जाएगा, ये थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा। भाई सुनो, फिर देखो, फिर दिक्कत है, फिर चपेट में आ जाएगा गादा। बंद करवाना है क्या? बंद करो। किसने चलाया? किसने? ज्यादा मीरी आ रही है, हैं? पागल सा, एक आधे को करेगा बीमार। चलो चलो जल्दी स्पीड से देखो। टेंशन कॉन्टेक्ट से, अबे ये थीटा तो ये भी थीटा, ये तो समझ गए ना, ये थीटा तो ये भी, ये थीटा तो ये भी थीटा। अच्छा ये बताओ, ये mg होता है वर्टिकली, पर अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में देखोगे ना तो mg हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ होता है। ये इस तरह से दिखाना है आपको, mg अर्थ के सेंटर की तरफ। अब L लार्ज है तो mg को अर्थ के सेंटर की तरफ दिखाओ। अब mg को अर्थ के सेंटर की तरफ दिखाओ, अर्थ के सेंटर की तरफ, और ये एंगल हो जाएगा अल्फा, ये एंगल हो जाएगा अल्फा। और मैंने क्या कहा था कि जब ये थीटा बहुत छोटा होता है तो इसकी मोशन को लीनियर एसएचएम बोल देते हैं। जब थीटा बहुत स्मॉल होता है लीनियर एसएचएम बोल देते हैं। थीटा वेरी स्मॉल होता है तो लीनियर एसएचएम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? लीनियर एसएचएम, लीनियर एसएचएम जब थीटा बहुत छोटा होता है। अरे बोल यार, ये बताओ यहां तक समझ आ रहा है? ये अल्फा कैसे लिखा समझ आया? जल्दी से बताओ, इसको तोड़ लें क्या? टी का इधर कंपोनेंट क्या आएगा बताओ? टी कोस थीटा, इधर आएगा टी साइन थीटा, ऐसे ही mg का इधर आएगा mg कोस अल्फा, इधर आएगा mg साइन अल्फा, mg कोस अल्फा, mg साइन अल्फा, t का t कोस थीटा, t साइन थीटा। तोड़ लिया मैंने। चलो तुम बताओ, इसकी मोशन ऐसे हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग हो रही है, वर्टिकल के लॉन्ग? किसके लॉन्ग? तो वर्टिकल के लॉन्ग बैलेंसिंग कर दूं तो टी कोस थीटा को किसके इक्वल रख दो? रखो। ये समझ में आया तोड़ा कैसे? mg का इधर mg कोस अल्फा, इधर mg साइन अल्फा, t का इधर t कोस थीटा, इधर t साइन थीटा रखना। t कोस थीटा इज इक्वल टू mg कोस अल्फा, t कोस थीटा इज इक्वल टू mg कोस अल्फा, t कोस थीटा इज इक्वल टू mg कोस अल्फा। और कल तुम्हें बताया था, अगर थीटा बहुत स्मॉल हो जाए तो कोस थीटा को 1 और कोस अल्फा को भी 1, थीटा वेरी स्मॉल पर, तो t इज इक्वल टू mg।
लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 1, टी इज इक्वल टू एम जी, टी इज इक्वल टू एम जी। कल मैंने बताया था कोस थीटा को 1 लिख देंगे, टी इज इक्वल टू एम जी। चलो बताओ फिर अब यहां पर कोई बच्चा बताएगा इस बॉब को वापिस कौन लेके आएगा? कोई बताएगा इस बॉब को? अब एक नहीं ला रहा, कितने ला रहे हैं? टी साइन थीटा और एम जी साइन अल्फा। नहीं आया? टी साइन थीटा और एम जी साइन अल्फा। तो लिखो नेट फोर्स जो उसको वापिस लेके आ रहा है, टी साइन थीटा प्लस एम जी साइन अल्फा, और स्मॉल पर साइन थीटा को थीटा, ये लिखा जा सकता है। जल्दी से लिखो एंगल आर्क अपॉन रेडियस, स्पीड से एंगल लिखो आर्क अपॉन रेडियस, एंगल लिखो आर्क अपॉन रेडियस। ये लिटिल एंजल स्कूल में भी करा देते हैं डेरिवेशन। एंगल लिखो आर्क अपॉन रेडियस, जल्दी से एंगल आर्क अपॉन रेडियस, एंगल लिखो आर्क अपॉन रेडियस, एंगल आर्क अपॉन रेडियस। हाँ जी, कोई बताएगा? थीटा को क्या लिख सकता हूं? थीटा को x बाय एल, और अल्फा को क्या लिख सकता हूं? अल्फा को x बाय आर, x बाय आर। थीटा को लिखो x बाय एल। पहली बार या बार बार? अरे एक सेकंड, पहली बार या बार बार? और अल्फा x अपॉन आर। अच्छा ये t कितना है? t की जगह mg रख दो, t इज इक्वल टू एम जी। एम जी एक्स बाय एल, एम जी एक्स बाय आर, एम जी एक्स बाय एल, एम जी एक्स बाय आर, एम जी एक्स बाय एल प्लस एम जी एक्स बाय आर। अरे बोल यार, एम जी एक्स बाय एल प्लस एम जी एक्स बाय, क्या कॉमन ले लूं? एक्स भी कॉमन आ जाएगा, 1 बाय आर, एक्स भी कॉमन आ गया। एक्स की पावर कितनी आ गई? कौन सी मोशन? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो नेट फोर्स लिख दे मास इंटू एक्सेलरेशन, एम जी 1 बाय एल एक्सेलरेशन क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्सेलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर एक्स। कुछ ऐसा आ रहा है देखना, गड़बड़ तो नहीं हो रही ना कहीं? ऐसे इसको जी को अंदर ले जाते हैं यार, थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी हमको। जी बाय एल प्लस जी बाय आर, और टाइम पीरियड निकालना 2 पाई बाई टी। देखना भाई ये ना कई इतने बहसे हैं यहाँ पर, वैसे तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, ये ऊपर नीचे मिलने जाना आएगा, पता नहीं क्या करेंगे ये। देखो ये है असली फॉर्मूला, तो मां कसम वो तो नकली था, वो इसी से आएगा। देखना कैसे आएगा ये, जब लगाना जब एल इज वेरी लार्ज। कई टीचर्स को डायरेक्टली बता देते हैं, मैंने प्रूफ बता दिया। एल इज वेरी लार्ज,
L इज वेरी लार्ज। अगर अब ये याद नहीं हुआ ना फॉर्मूला, मैं कह रहा हूं ये सब कुछ भूल जाना, ये कहीं काम ही नहीं आना। अरे बोल यार, लिख के देख लोगे अच्छी बात है, पर ये आ गया बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड रिजल्ट। ये कैसे हुआ, ऊपर नीचे समझ आ गए? ये आता है जो तुम्हें ऐसे ऐसे करना आता है? इसको 2π/t लिखा है, आ रहा है। ये ऊपर नीचे कैसे लगा, समझ आ गया? अरे बोल यार, कल इसकी चर्चा करते हैं, इस पे सवाल करते हैं, ठीक है? आज डेरिवेशन कराए, इसको याद रखना, कल ये सुनूंगा आते ही।